बीजेपी ये बताए कि उसको मुसलमानों से पूरी प्रॉब्लम है कि आधी प्रॉब्लम है। मोदी जी पहले ये डिसाइड कर लें। क्यों? जब वो बाहर सऊदी अरेबिया, कुवैत, इनके जब शेखों से मिलते हैं तो उनके हाथ भी चूमते हैं, उनके गले भी लगते हैं, वहां मजारों पे भी जाते हैं। तो इनको क्या मुसलमानों से प्रॉब्लम मुझे तो नहीं लगती। मुझे लगता है कि ये जो गरीब गुर्बत जो लोग हैं उनसे इनको प्रॉब्लम है। नमस्कार, मैं विक्राम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। हमारे साथ मौजूद है जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट राजा सिंह जी। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, कई एपिसोड में आपके सामने आ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, विक्राम जी। चुनाव जैसे जैसे चल रहा है और चौथा चरण जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, मैं देख रहा हूं कि बड़े स्तर के नेता अपनी जुबान से जहरीले शब्द लगातार बोल रहे हैं और सामने वाली पार्टी को, चाहे वो विपक्ष है, उसे न जाने कैसे क्या बोला जा रहा है। लेकिन इस सब के बीच में एक समुदाय है जिसको लेकर कहीं ना कहीं ये राजनीति की जा रही है। दोनों पार्टी के नेता एक दूसरे के समर्थन में है। एक जो फिलहाल सत्ताधारी है, उनकी तरफ से देखा जाए, कई बड़े नेता ऐसे हैं जिनके जो बयान आए हैं वो राहुल गांधी के फेवर में लगते हैं। अगर मैं आडवाणी जी की बात करूं, उन्होंने जननायक बोल दिया राहुल गांधी को। दूसरी तरफ राहुल गांधी के कभी साथी रहे हैं आचार्य प्रमोद कृष्णन, वो मोदी जी के फेवर में दिखाई दे रहे हैं। तो इन बयानबाजी से क्या कुछ बदल रहा है और क्या फिलहाल माहौल है, क्या ताजा अपडेट है, आप जनता को बताएं। इसमें इकराम जी मुझे बहुत हैरानगी होती है कि बीजेपी ये बताए कि उसको मुसलमानों से पूरी प्रॉब्लम है कि आधी प्रॉब्लम है। मोदी जी पहले ये डिसाइड कर लें। क्यों? जब वो बाहर सऊदी अरेबिया, कुवैत, इनके जब शेखों से मिलते हैं तो उनके हाथ भी चूमते हैं, उनके गले भी लगते हैं, वहां मजारों पे भी जाते हैं। तो इनको क्या मुसलमानों से प्रॉब्लम मुझे तो नहीं लगती। मुझे लगता है कि ये जो गरीब गुर्बत जो लोग हैं उनसे इनको प्रॉब्लम है। अमीर मुसलमानों के तो ये गले लगते हैं, इनके मित्र हैं। सऊदी अरेबिया के बारे में तो इन्होंने बोला था कि मेरे कहने पे उन्होंने जो हज का टैक्स है वो कम कर दिया, और भी कहीं सहूलतें इन्होंने हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को या हिंदुस्तान के मुसलमानों को दी। तो इस बारे में ये कंफ्यूज्ड है। एक्चुअली प्रॉब्लम इनको मुसलमानों से है नहीं, लेकिन बीजेपी की जो सारी राजनीति है वो डर पे आधारित है, ताकि लोगों को डराया जाए, हिंदुओं को डराया जाए, और ताकि मुसलमान वोटों का ध्रुवीकरण या हिंदू वोटों का ये ध्रुवीकरण कर सके मुसलमानों का डर दिखा के। देखिए, आज हैरानी की बात यह है कि कई मुस्लिम्स आपकी पार्टी में भी हैं। या तो आप बोलिए कि भी हम आपकी पार्टी में मुसलमानों को, हालांकि ये इनका जो टिकट वितरण है ये दिखाते हैं कि ये अपना पक्ष तो आगे नहीं रखना चाहते। ऐसे कई आरएसएस के लीडर हैं जिनकी लड़कियों की शादी मुसलमानों से हो रखी है, उसके बारे में इनका क्या कहना है? तो भाई, क्या ये देश की जनता ही मिली है मूर्ख? हाँ जी। और मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि कहीं राजनीतिज्ञों ने जब भारत की जनता को मूर्ख समझना मूर्ख ही मान लिया है कि भाई इनकी ये मूर्ख हैं, ये अपना हित ना देखेंगे, ना अपना हित विचारेंगे, ना इनको दाल रोटी, जैसे एक पिक्चर थी रोटी कपड़ा और मकान। मुझे तो लगता है कि इनके दिमाग में ये है, और पब्लिक भी अगर इनको जिता रही है तो मैं मानता हूं कि होगा भी, कि हमें चाहे रोटी मिले ना मिले, कपड़ा मिले ना मिले, मकान मिले ना मिले, हम धर्म के नाम पे बट जाएंगे। हम धर्म के नाम पे अपने अंदर एक उन्माद पैदा करेंगे, जबकि ये देश मिला जुला है। मैंने पिछले इंटरव्यू में भी एक बात बोली थी। देखिए कि ये एक जो डिफरेंस है, ये एक राजनीतिज्ञों का ही बनाया हुआ है ताकि वोटों की राजनीति की जा सके। मैं यही मोदी जी को समझाना चाह रहा हूं कि मोदी जी, मैं आपका शुभ चिंतक भी हूं। मैं आपके बारे में अगर ये बात कह रहा हूं तो मैं आपका शुभ चिंतक हूं।
आपके मेरे ख्याल दुश्मन आपकी बीजेपी के अंदर से ही हैं, जो आपको इस नीति इस टॉपिक पे लेके आ रहे हैं। आपने जितने अच्छे काम किए हैं वो गिनाइए, वो कहां गए कि 3 करोड़ घर बना के दिए, उज्ज्वला योजना कहीं नजर नहीं आ रही, मकानों की बात कहीं नजर नहीं आ रही, नोटबंदी कहीं नजर नहीं आ रही, क्या कहते हैं लाल आंख नजर नहीं आ रही। तो ये कहां गए मुद्दे? आज जिन 10 साल आपने पब्लिक से जिन मुद्दों पे मांगा, उन मुद्दों पे आपकी डिलीवरी या तो हुई नहीं, इसलिए आप उन मुद्दों पे आ नहीं रहे। और ये क्या मुद्दे हैं? अगर विश्व में लोग हमारे लीडर्स के इंटरव्यू देखते होंगे तो वो कहां कहेंगे कि ये लोग आधुनिक सोच के हैं। ये पिछड़ी सोच और बैकवर्ड सोच की ये एक कहीं ना कहीं इसके झलक मिलती है हमारे लीडर्स के। जहां तक बात है आचार्य प्रमोद कृष्ण और जो दूसरे जो कांग्रेस के प्रवक्ता थे, जो श्री राम का बहाना लेके बीजेपी में ज्वाइन किए, वो मेरे ख्याल कहीं ना कहीं बीजेपी की एक राजनीतिक सोच रही कि जो लोग कांग्रेस का पक्ष बहुत अच्छे तरीके से लोगों के सामने रखते हैं उनको खरीद लिया जाए या उनको कोई प्रलोभन देके अपने साथ ले लिया जाए, ताकि लोगों को जो कांग्रेस की बात नेशनल मीडिया के थ्रू लोगों तक जानी थी वो बात अच्छी तरह से ना जा सके। क्योंकि मैं देख रहा हूं चाहे वो गौरव वल्लभ है, चाहे वो रोहन है, चाहे वो क्या कहते हैं आपका राधिका जो अभी नई नई गई है, इन लोगों को इन्होंने अभी प्रवक्ता नहीं बनाया। इनका मकसद सिर्फ एक ही था कि टीवी चैनल से इन लोगों को हटा दिया जाए। तो खास पर देखो, लीडर वो जिसके साथ पब्लिक जाती हो। ये तो बेचारे इनके घर के भी पता नहीं इनके साथ गए हैं कि नहीं गए, तो उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज इनको खुद ही जवाब देने मुश्किल हो रहे हैं। मैं तो ये बात जानता हूं कि हमारे समाज में जिस श्री राम की ये बात करके नीति पे चलते हैं, वो तो ये कहते थे कि प्राण जाए पर वचन ना जाई। कहने का मतलब सत्य ही सब कुछ है। जो आदमी इतने सालों से, जिन्होंने जवानी से बुढ़ापे तक बीजेपी की बुराइयां की, बीजेपी के बारे में उल्टा सीधा बोला, आज वो बीजेपी का अच्छा बता रहे हैं, बोलते हैं नहीं जी हम गलत थे, हम पे दबाव था। तो कहीं ना कहीं इन झूठों के ऊपर कोई एतवार नहीं करेगा। जहां तक बयान है आडवाणी जी का, तो मुझे लगता है कि एक कुशल राजनीतिज्ञ होने के कारण वो कहीं ना कहीं एटमॉस्फेयर को भांप रहे हैं और कहीं ना कहीं अपनी जो खीज है, जो वो प्रधानमंत्री नहीं बन सके, जो मोदी जी ने क्या कहते हैं उनसे वो मौका छीन लिया 2014 में, उसकी खीज कहीं ना कहीं उतार रहे हैं। आज बीजेपी की यह हालत इसलिए भी है क्योंकि कहीं ना कहीं ये पूरा बीजेपी को हाईजैक कर लिया गया मोदी जी के नाम से। एक सवाल अमित शाह जी के मेरा, आप कह रहे हैं कि आडवाणी जी राहुल गांधी की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी ने अभी हाल फिलहाल भारत रत्न दिया है उन्हें, तो वो कैसे एक तरह से राहुल गांधी का समर्थन कर सकते हैं? अपनी पार्टी लाइन को कैसे तोड़ सकते हैं? देखिए, भारत रत्न हो गए, चाहे पद्म विभूषण हो गए, ये तो एक राजनीति का हिस्सा हो गए कि कैसे किसी को राजनीतिक के तौर के ऊपर। ऐसे तो इन्होंने अभी क्या कहते हैं आपके जो लीडर हैं यूपी के, उनके भी पिताजी को, दादाजी को भारत रत्न दे दिया, जिसका आज तक सारी उम्र विरोध करते रहे। तो बात यह है कि मैं नहीं समझता भारत रत्न कहीं ना कहीं आडवाणी जी को इसलिए दिया गया होगा ताकि इनको ये भनक होगी कि आडवाणी जी का खेमा इस इलेक्शन में हमारे अगेंस्ट काम करेगा, कहीं ना कहीं आडवाणी जी को खुश करने के लिए। क्योंकि इस हर एक पॉलिटिकल पार्टी जितनी भी हो, मैं खाली बीजेपी की बात नहीं कर रहा, उसमें 2-3 धड़े होते हैं जो अपनी अपनी राजनीति चलाते हैं। राजनीति में कहा जाता है बाहर वालों से लड़ने के लिए पहले अपनों से लड़ना पड़ता है, तब आप अपना स्थान बना पाते हैं। तो ये जो चीज है, इस चीज को मेरे ख्याल कहीं ना कहीं सेटिस्फाई करने के लिए मोदी जी ने आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया। पर अब भारत रत्न का क्या औचित्य रह गया? भारत रत्न उनके लिए अच्छा लगता है जिन्होंने भारत के लिए कुछ किया हो, जिन्होंने भारत की शान बढ़ाई हो, तो उनको भारत रत्न देना अच्छा लगता है और उसके लिए हमें गर्व भी महसूस होता है। ऐसे भारत रत्न आप बांटते रहेंगे तो एक दिन भारत रत्न, पद्म विभूषण, इनकी भी वैल्यू खत्म हो जाएगी।
तो मेरी ये एक इस गवर्नमेंट की मैं अच्छी बात भी बोलूंगा, क्योंकि मैं हमेशा इस बात का मानने वाला रहा हूं कि हर जगह बुराई बुराई नहीं है, कुछ अच्छाई है। और एक अच्छे पॉलिटिशियन होने के नाते, एक अच्छे एक देश के नाते, देश के नागरिक होने के नाते हमें खाली बुराई नहीं, कई गरीब लोगों को भी इन्होंने पद्म विभूषण दिया है, इनको रिकॉग्नाइज किया है, उनको भी इस मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश की है। ये अच्छी कोशिश इन्होंने की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सर आपकी बात ठीक है, बहुत सारे गरीब लोगों को इन्होंने ऐसे पद्म भूषण और बहुत सारे ऐसे अवार्ड से नवाजा है, लेकिन अभी जो फिलहाल राजनीति में जो कुछ बदलाव, मेरा एक सवाल केजरीवाल जी को लेकर था आपसे कि आप जमानत मिलने से, केजरीवाल के बाहर आने से इंडिया गठबंधन के जो कैंपेन है, प्रचार है, उस पर कितना असर पड़ेगा और कितना वो वोट प्रतिशत बढ़वा सकते हैं अपने फेस पर? देखिए, केजरीवाल जी का बाहर आना डेफिनेटली इंडिया का मोरल बूस्टिंग रहेगा और बीजेपी के लिए बहुत दिक्कत वाली बात रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। केजरीवाल जी का जो इम्पैक्ट है वो आज की डेट में दिल्ली में है, पंजाब में भी मान सकते हैं, लेकिन पंजाब में अभी आज की डेट में भगवंत मान ने उनको ओवरटेक किया हुआ है, तो मैं नहीं मानता कि अरविंद केजरीवाल की स्टेटमेंट्स का यहाँ पे कोई इतना फर्क पड़ेगा। लेकिन उनका जो वर्कर उनके साथ पंजाब में जुड़ा है, उनके लिए मोरल बूस्टिंग रहेगा। थोड़ा बहुत इम्पैक्ट उनका गुजरात में भी अच्छा 1-2 सीटों पे कर रहे हैं, जो हमें न्यूज मिल रही है। तो डेफिनेटली कुछ परसेंटेज तो अरविंद केजरीवाल के आने से बाहर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अरविंद केजरीवाल की बाहर आना कोई बड़ी बात नहीं है, जब तक देखिए आप मनी ट्रेल जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर वो ट्रैक नहीं हुई या ट्रेस आउट नहीं हुई, तो ये एक बहुत बड़ा कारण था जिसको आज सुप्रीम कोर्ट ने भी समझा है और इसको अलाउ किया है। ये पहले भी कर देना चाहिए था, क्योंकि एक पॉलिटिशियन के लिए ये इलेक्शन टाइम ही ऐसा होता है, उसके बाद 5 साल बाद आना होता है। अगर उसको वंचित कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र के ऊपर एक धब्बा है। बहुत शुक्रिया सर इस पूरे अपडेट्स के लिए, और ताज़ा अपडेट आप रोज जनता को दे रहे हैं, इसका शुक्रिया। जनता आपके जो अपडेट्स हैं बड़ी तारीफ करती है। तो कल फिर आपसे मुलाकात होगी नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा।